उत्तरी भारत में बसंत का रंग चमकदार पीला है। पीले पीले खेतों का क्षितिज को चूमने का दृश्य न सिर्फ किसानों को बल्कि समस्त लोगों की आंखों को सुकून पहुंचाता है। खिले हुए सरसों के फूलों का प्राकृतिक रंग उत्तरी भारत की संस्कृति में एक अमिट छाप छोड़े हुए है। अब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के अंचलों में भी ये फैलने लगा है। जरा एक मिनट रुकिए तो, क्या हमारे पास खुशी मनाने के पर्याप्त कारण हैं? हमारी उत्पादकता अभी भी न केवल विश्व की औसत उत्पादकता से कम है, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई किस्मों की सत्यापित उपज से भी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की है। पिछले 5 दशकों में रेपसीड मस्टर्ड का उत्पादन 8 गुना बढ़ा है, लेकिन आगे की चुनौतियां कठिन हैं। वर्तमान के 60 लाख टन उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक हमें 140 लाख टन करना है। देश में येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति लाने के लिए जो हमारी तिलहन की फसलें हैं, उसमें तोरिया और सरसों एक बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं ये, और इसकी प्रोडक्टिविटी या प्रति एकड़ पैदावार या प्रति हेक्टेयर पैदावार जो अभी नेशनल लेवल पर 1 टन है और वर्ल्ड लेवल पर 1.4 टन पर हेक्टेयर है, इसमें काफ़ी गुंजाइश है कि इसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए जो हमारी वैरायटीज़ हैं, जो हमारी मटेरियल हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनकी प्रोडक्शन पोटेंशियल इन क्रॉप्स की 2.5 to 3 टन्स पर हेक्टेयर तक देखी गई है। लेकिन द वेरिएशंस जो कंट्री लेवल पर इसमें यील्ड में आती है, उसमें 21 से लेके 119-20% तक का वेरिएशन डिफरेंट रीजन्स में पा सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना स्कोप है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। दूसरा जो गैप आप देखेंगे नेशनल एवरेज और हमारा जो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन में लेते हैं और हमारा जो नेशनल एवरेज है, उसमें करीब 40% की अभी कमी है। तो सबसे बड़ा हमारा अटेम्प्ट है कि इन सबको कमी को दूर किया जाए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। और उसके लिए जो हमारा जो एफर्ट्स हो रहे हैं, उसमें ये विशेषतर किया जा रहा है कि जो 2 एस्पेक्ट हैं, जैसे मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये जो फसलें हैं, इनका जो डाइवर्सिफिकेशन जिसकी हम बहुत बात करें, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको फिट करने के लिए ये शार्टर ड्यूरेशन की क्रॉप्स हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, जिस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमने अपनी प्राथमिकताएँ दी हैं वो इस पर्टिकुलर फसल के लिए तोरिया कुल क्षेत्रफल के लगभग 3/4 हिस्सों में उगाया जाता है। पूर्व में इन फसलों को प्रमुखतया बारानी और सीमांत क्षेत्रों में उगाया जाता था। अब इसे सीमित सिंचित दशा में भी उगाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा मिलकर देश के कुल क्षेत्रफल और उत्पादन का क्रमशः 79 और 84% हिस्सा प्रदान करते हैं। अकेले राजस्थान की कुल उत्पादन में 45% की भागीदारी है।
अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और गुजरात आते हैं। ये फसल धीरे धीरे दक्षिण भारत में कर्नाटक जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी फैल रही है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में उपज का स्तर करीब करीब उत्तर भारत के बराबर ही है। कालांतर में ये महसूस किया गया कि जो अनुसंधान की आवश्यकता रेपसीड मस्टर्ड फसलों की है, उसके लिए एक अलग से अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना की आवश्यकता है। रेपसीड मस्टर्ड में शोध कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान परियोजना के 1967 में गठन के पश्चात शुरू हुआ। इसके बाद परियोजना समन्वयक रेपसीड मस्टर्ड के लिए एक अलग इकाई हिसार में वर्ष 1981 में शुरू की गई। जब हम कुछ आगे बढ़े तो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि सभी एक वर्षीय तिलहनी फसलों को साथ लेके चलने से अनुसंधान की गति को वो तीव्रता नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन अप्रैल 1986 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा तिलहन तकनीकी मिशन की स्थापना के बाद तिलहन विकास कार्यक्रमों में तेजी आई और तोरिया, सरसों एवं राई फसलों की अच्छी प्रगति हुई। एक सही दिशा एवं नेतृत्व प्रदान करने के लिए परिषद ने 1993 में एक राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो कि भरतपुर में स्थित है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले बीज एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु बेसिक, स्ट्रेटेजिक और एप्लाइड रिसर्च का करना है। इसके अतिरिक्त इस केंद्र द्वारा हमारी वैज्ञानिकों द्वारा कंसल्टेंसीज भी प्रदान की जा रही हैं। जो हमारे पास एक्सपर्टीज उपलब्ध है, उन वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न जो हमारे संस्थान हैं ICR के या कृषि विश्वविद्यालय या NGOs, इन सभी को प्रदान की जा रही है तथा हमने विगत वर्षों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संबंध स्थापित किए हैं, जिनके द्वारा हम इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी हद तक सक्षम हुए हैं। इस केंद्र द्वारा विगत वर्षों में काफ़ी सराहनीय प्रयास किए गए हैं और जो जर्म प्लाज्म इस केंद्र द्वारा विकसित किए गए हैं, उनको दूसरे केंद्रों के लिए भी दिया जा रहा है तथा उनको स्क्रीन करके बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, जैसे पाले के लिए, सूखे के लिए, बीमारियों के लिए और रोगों कीटों के लिए, इन सब के प्रति जो अच्छे जर्म प्लाज्म हमारे साबित हुए हैं, जिनमें ये टॉलरेंस होती है, सहन करने की क्षमता होती है, उनको हम देश के विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ भी शेयर करते हैं, जिससे कि वो और अच्छी किस्म बनाकर देश के विभिन्न भागों में कृषकों हेतु वितरित कर सकें। इस फसल को अब इस केंद्र के द्वारा किए गए प्रयासों से ये सिद्ध हो गया है कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज जैसे कर्नाटक आदि में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है एवं उतनी ही उपज ली जा सकती है जितनी कि अच्छे से अच्छे किसान हमारे उत्तरी भारत में ले रहे हैं। तो अब तक का क्या नतीजा निकला है? 131 उन्नत किस्में, जो कि सभी कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त हैं। इनमें से 63 किस्मों को भारत सरकार ने सूचीबद्ध भी किया है। ये किस्में राष्ट्रीय तथा राज्य बीज निगमों एवं अन्य संबद्ध संस्थाओं के बीज बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध हैं। यदि सिर्फ पुरानी किस्मों को ही बदल दिया जाए तो उत्पादकता में 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। राई की प्रमुख अनुमोदित किस्मों के नाम हैं वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, RH 30, रोहिणी, क्रांति, RL 1359, पूसा अग्रणी, CS 52, RH 819, रजत, सौरभ, वरदान, अरावली, उर्वशी, लक्ष्मी, PBR 97, RH 781, जवाहर मस्टर्ड 1, नरेंद्र राई, गुजरात मस्टर्ड 2 और सीता।
तोरिया की प्रमुख उन्नत किस्में PT 303, M27, भवानी, PT 30, TH 68, जवाहर तोरिया 1, पंचाली, TL 15 और राउट्स 17 हैं। प्रमुखतया पूर्वी भारतवर्ष में उगाई जाने वाली पीली सरसों की किस्मों में प्रमुख नाम हैं बिनॉय, झुमका, रागिनी, सुविनॉय, राजेंद्र सरसों 1 और नरेंद्र सरसों 2। भूरी सरसों की किस्मों में प्रमुख हैं BSH 1, KVS 3 और KS 101, जबकि तारामीरा के लिए RTM 314 और T27 अनुशंसित किस्में हैं। GSL 1, GSL 2, PGSH 51, नीलम और शीतल गोभी सरसों की प्रमुख किस्में हैं। करण राय की किरण, PC 5 और पूसा गौरव किस्में प्रमुख हैं। होयोला 401 भारत की एकमात्र 00 गोभी सरसों की उन्नत गुणवत्ता वाली किस्म है। गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूसा अग्रणी, पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, JM1, लक्ष्मी और सीता किस्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्नत किस्मों के चुनाव के बाद बुआई के उचित समय का प्रश्न उठता है। बुआई में देर होने से उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी आती है। बुआई का उचित समय कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के अनुसार निर्भर करता है। मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में बुआई का उचित समय सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर अंत तक का है। पूर्वी क्षेत्रों जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में बुआई नवंबर मध्य तक की जाती है। अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ये फसल समतल और अच्छे जल निकासी वाले बालुई दोमट से दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है। अत्यधिक अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं है। सिंचित क्षेत्रों में पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और उसके बाद 3-4 जुताई तबेदार हल से करनी चाहिए। गर्मी में गहरी जुताई करने से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। बारानी क्षेत्रों में प्रत्येक बरसात के बाद तबेदार हल से जुताई कर नमी को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना आवश्यक होता है। अंतिम जुताई के समय 4% इंडोसल्फान अथवा 1.5% क्यूनोल फॉस 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें, ताकि भूमिगत कीड़ों की रोकथाम की जा सके। प्रत्येक किलो बीज को 6 ग्राम एप्रोन SD 35 से उपचारित करके ही बुआई करें, ताकि फसल को सफेद रतुआ एवं मृदु रोमिल आसिता रोग से बचाया जा सके। जड़ गलन और उगटा रोग से बचाने के लिए प्रति किलो बीज में बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम अथवा कार्बेंडाजिम या 4 ग्राम कैप्टॉन अथवा मैंकोजेब मिलाएं। स्क्लेरोटीनिया तना सड़न रोग से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त होती है। कतार में बुआई करने से अच्छी उपज होती है। सिंचित क्षेत्रों में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बारानी दशा में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की बीच की दूरी क्रमशः बढ़ाकर 45 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी काफी महत्वपूर्ण है। सही मात्रा में उर्वरक प्रयोग करने के लिए नियमित मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है। उर्वरक की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की स्थिति और फसल की जाति पर निर्भर करता है। तोरिया सरसों एवं राई की फसल के लिए विभिन्न जलवायु व क्षेत्रों के अनुसार 60 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 किलोग्राम फास्फेट और 20 से 40 किलोग्राम पोटाश की अनुशंसा की जाती है। राई की तुलना में तोरिया, भूरी सरसों, पीली सरसों और तारामीरा की फसल को उर्वरक की कम जरूरत होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बीज के नीचे डालनी चाहिए। यदि भूमि में गंधक, बोरन और जस्ते तत्वों की कमी हो तो इन फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए इनका उपयोग अवश्य करें।
गंधक तत्व तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है और इसीलिए अधिक लाभकारी है। गंधक, बोरन और जस्ते की कमी वाली मिट्टी में क्रमशः प्रति हेक्टेयर 20 से 40 किलोग्राम गंधक, 1 किलोग्राम बोरन और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के समय डालनी चाहिए। ध्यान रखें कि सिंगल सुपर फॉस्फेट और जिप्सम दोनों से गंधक प्राप्त किया जा सकता है। बुआई के पूर्व उपलब्धता के अनुसार गोबर की खाद डालने से भी उत्पादकता बढ़ती है। पहली सिंचाई के बाद और फूल आने से पूर्व ही नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का बुरकाव कर देना चाहिए। बारानी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षाकृत उर्वरक की मात्रा कम रखी जाती है और संपूर्ण मात्रा सिर्फ बुआई के समय ही उपयोग की जाती है। खेतों में पौधों की उचित संख्या और समान पौध बढ़वार के लिए बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद पौधों की छटनी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। खरपतवार को खेत से निकालने और नमी के संरक्षण के लिए पहली सिंचाई के पूर्व ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार होने से उपज में 70% तक की कमी आ जाती है। खरपतवार नियंत्रण खुरपी और खरपतवार नाशी रसायनों एवं हैंडहो से की जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरोलिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पूर्व या पेंडिमिथेलिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व उतने ही पानी में घोलकर अंकुरण से पूर्व उपयोग करना कारगर होता है। फ्लूक्लोरोलिन को बुआई से पूर्व मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। लाहा और गेहूं के सह फसली खेतों में यदि खरपतवार हो तो आइसोप्रोट्यूरॉन 75 WP 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से पहली सिंचाई के बाद प्रयोग करें। अधिक मात्रा में इस दवाई के उपयोग से फसल को नुकसान हो सकता है। पहली सिंचाई के बाद 2 पहिए वाली हस्तचालित हो के द्वारा निराई गुड़ाई करने से भी खरपतवारों का अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। तोरिया सरसों एवं राई की किस्मों के अनुसार फसलों को 190 से 400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई खेत की नमी, फसल की जाति और भू स्थिति को देखते हुए 25 से 40 दिन के बीच ही करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फली बनने पर करनी चाहिए। ये अवस्था तोरिया में 50 से 55 दिनों में और राई में 60 से 70 दिनों में आती है। जहाँ पानी की कमी हो या खारा पानी हो, वहाँ सिर्फ पहली सिंचाई ही करें। यदि सिंचाई का पानी क्षारीय हो तो पानी की जांच करवाकर उचित मात्रा में जिप्सम और गोबर की खाद का प्रयोग करें। इन फसलों को कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे प्रमुख कीट है चेपा, जिसे माहू या लाही के नाम से भी जानते हैं। अन्य प्रमुख कीट हैं आरा मक्खी, चितकबरा कीट और बालों वाली सुंडी, जिसे बिहार हेरी कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। चेपा पौधों की कोशिकाओं का रस चूसता है। बहुत अधिक संख्या में होने पर ये पूरे पौधे का रस चूस लेते हैं। इनसे उपज में 97% तक नुकसान हो सकता है। कम तापमान, अधिक आर्द्रता और आसमान में बादल होने पर चेपा में प्रजनन तीव्र होता है। चेपा से बचाव के लिए समय पर बुआई करें और जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में उगाएं। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से चेपा अधिक आता है, इसलिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। शुरू में चेपा से प्रभावित टहनियों को चुन चुनकर तोड़ दें। यदि चेपा का प्रकोप अधिक हो तो 1 हेक्टेयर में ऑक्सीडिमेटॉन मिथाइल 25 सीसी यानी मेटासिस्टॉक्स या डाइमिथोएट 30 सीसी यानी रोगर की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस तरह से चेपा पर नियंत्रण किया जा सकता है। आरा मक्खी फसल को वानस्पतिक अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। इसकी सुंडी पत्तियों में छेद करती है, जबकि वयस्क पत्तियों को किनारे से खाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पत्तियों का नाश कर देते हैं। पहली सिंचाई सही समय पर करने से भी इस मक्खी पर आंशिक नियंत्रण किया जा सकता है। अन्यथा 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1 लीटर इंडोसल्फान 35 सीसी या 500 मिलीलीटर मेलाथियोन 50 EC 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। जरूरत होने पर छिड़काव दोबारा करें। चितकबरा कीट नारंगी या भूरे रंग के धब्बों वाला काला या मटमैले रंग का कीट है। ये पौधों को
शैशवावस्था में ही रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अत्यधिक प्रकोप होने पर पौधे सूख जाते हैं। फली बनने की अवस्था में यदि इनका आक्रमण होता है तो उपज में 30% तक की कमी देखी गई है और तेल की मात्रा में भी 3 से 4% तक की कमी हो जाती है। इससे बचाव के लिए खेतों एवं मेढ़ों की अच्छी सफाई रखें, अवशेषों को जला दें, खरपतवारों को निकाल दें और भूमि को दवा से उपचारित करके ही बुआई करें। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद सिंचाई अवश्य करें। यदि फिर भी जरूरत हो तो 4% इंडोसल्फान या 1.5% क्यूनोलफॉस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें अथवा 1 लीटर इंडोसल्फान 35 EC या मैलाथियोन 50 EC 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा कटाई के तुरंत बाद गहाई करके पौध अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। वयस्क बालों वाली सुंडी लंबे बालों की चादर से ढकी रहती है। सुंडी भूरे लकीर वाली नारंगी रंग की होती है, जिसका पिछला छोर काला होता है। सुंडी पहली 2 अवस्थाओं में पत्तियों को खाती है, जिससे पत्तियां पारदर्शी कागज की तरह हो जाती हैं। ये एक खेत से दूसरे खेत में भी पहुंच जाती हैं। प्रभावित पत्तियों को तोड़कर केरोसिन या कीटनाशी मिले हुए पानी के घोल में डुबाकर ही अन्यंत्र फेंकें। ध्यान रखें कि खेत में इस सुंडी का कोई भी वैकल्पिक आश्रय न बचने पाए। अत्यधिक प्रकोप होने पर प्रति हेक्टेयर 1 लीटर मेलाथियोन 50 EC या इंडोसल्फान 35 EC 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इन फसलों को कवकों, वायरस और बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इनसे 90% तक उपज में कमी देखी गई है। प्रमुख बीमारियां हैं झुलसा रोग, सफेद रतुआ, मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता। हाल के वर्षों में स्क्लेरोटीनिया तना सड़न रोग का नाम भी प्रमुख रोगों में लिया जाने लगा है, जहां एक ही खेत में लगातार कई वर्षों से इन फसलों को उगाया जा रहा है। झुलसा रोग या काला धब्बा रोग सरसों उगाने वाली सभी जगहों पर पाया जाता है। इस रोग के कारण पत्तियों, तने एवं फलियों पर भूरे अथवा मटमैले रंग का धब्बा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें गोल धारीदार छल्ले देखे जा सकते हैं। इस रोग से 75% तक उपज में कमी देखी गई है। इस रोग के प्रबंधन के लिए समय पर बुआई करें, स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज बोएं, खरपतवार निकालकर रोग को फैलने से रोकें, फसल के अवशेषों को जला दें, फली बनते समय सिंचाई न करें। आईप्रोडियोन या मैंकोजेब, जिसे डाइथेन M45 के नाम से भी जानते हैं, को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर अधिक से अधिक 3 छिड़काव बुआई के 45, 60 और 75 दिन बाद करें। सफेद रतुआ रोग अक्सर मृदुरोमिल आसिता के साथ आता है। इस रोग में पत्तों की निचली सतह पर सफेद या फीके पीले रंग का उभार उत्पन्न होता है, जिसे पत्ते की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे से पहचाना जा सकता है। अत्यधिक प्रकोप होने पर तना एवं पुष्पक्रम में सूजन के साथ विकृति भी आ जाती है, जिसे स्टैग हेड के नाम से भी जानते हैं। मृदुरोमिल आसिता सामान्यतः अत्यधिक नमी वाले मौसम में पौधा उगने के 10 से 15 दिनों के बाद आता है। पहले गाढ़े सफेद रंग के धब्बे पत्तियों की निचली सतह पर उत्पन्न होते हैं। नमी और ठंड के मौसम में उन धब्बों पर रुई जैसा आवरण फैलता है और अंत में डंठल या तने मुड़ जाते हैं। सफेद रतुआ एवं मृदुरोमिल आसिता दोनों रोगों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि समय पर बुआई करें, यानी 10 से 25 अक्टूबर के बीच। कीटाणुओं के संवहन को रोकने के लिए उन पौधों के बीजों की ही बुआई करें जिन पर स्टैग हेड न बना हो। खेत को खरपतवार रहित रखें। पिछली फसलों के अवशेष विशेषकर स्टैग हेड को नष्ट कर दें। रीडोमिल MZ 78 WP या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति 800 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतराल पर अधिकतम 3 छिड़काव करें। अधिक सिंचाई न करें। चूर्णिल आसिता सामान्यतः गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है।
इस रोग में पत्तियों, तनों एवं फलियों पर गहरे सफेद रंग के गोल चूर्णिल धब्बे उत्पन्न होते हैं। ये रोग सामान्यतः मौसम के उत्तरार्ध में आता है, जब तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावित हिस्से को चुन-चुन कर तोड़ लें और नष्ट कर दें। 1 किलोग्राम डाइनोकैप यानी कैराथीन या 2 किलोग्राम घुलनशील गंधक को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से इस रोग को आने से रोका जा सकता है। इसके नियंत्रण हेतु 500 ग्राम कार्बेंडाजिम यानी बाविस्टीन को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। स्क्लेरोटीनिया तना सड़न रोग में तने का रंग सफेद हो जाता है और वो खोखला हो जाता है। इस रोग को कम करने के लिए रोग ग्रसित पौधों को इकट्ठा करके जला दें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। गेहूं, जौ और मक्के की फसल जिन पर इन रोग का असर नहीं होता है के साथ फसल चक्र अपनाएं। रोगाणु रहित स्वस्थ बीज ही प्रयोग करें। 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम यानी बाविस्टीन प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर फूल की अवस्था में 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। सरसों फसल के लिए पाला भी एक समस्या है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पाले का प्रकोप रहता है। इस कारण उपज में भारी कमी या कभी-कभी पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए जब तापमान बहुत कम हो जाए तो खेत की सिंचाई करना उचित होता है। पाले से प्रभावित इलाकों में राई की RH 781 किस्म अच्छा उत्पादन देती है। इन फसलों की कटाई तब करें जब 75% फलियां सुनहरे पीले रंग की हो जाएं। इस समय अधिकांश बीज 2 उंगलियों के बीच में दबाने पर फटते नहीं हैं। इसी समय तेल की मात्रा भी अधिक होती है। कटाई का कार्य सुबह ही करें क्योंकि रात की ओस से भीगी फलियां फटती नहीं हैं। हरी फलियों की कटाई से उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी आती है। कटे हुए पौधों को इकट्ठा करके सुखा लें। गहाई सामान्यतः थ्रेशर या फिर सूखे पौधों पर बैलों या ट्रैक्टर को चलाकर किया जाता है। गहाई के बाद बीजों को औसाई करके साफ कर लें। सुरक्षित भंडारण के लिए बीज में नमी की मात्रा 8% से कम होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास खुशी मनाने के पर्याप्त कारण हैं? क्या हमारे किसान भविष्य के लिए अनुमानित खाद्य तेल की मांग को पूरा कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। देश भर में किसानों के खेत पर किए गए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों ने ये साबित किया है कि उन्नत तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं और ये काम वैज्ञानिकों और किसानों की जोड़ी ने गेहूं, धान और दूध के मामलों में पहले ही कर दिखाया है। वृहद प्रसार शिक्षा कार्यक्रम और समुचित समर्थन मूल्य के साथ ये आशा की जा सकती है कि बसंत की गरिमा उन क्षेत्रों में अवश्य फैलेगी जो कि हरित क्रांति से अछूते रहे हैं।